हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस अगर आप आईआईटी प्रिपरेशन के लिए देखें तब भी बहुत ज़्यादा है, आपको बेसिक साइंस को समझना है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिज़िक्स में इसकी कंट्रीब्यूशन देखें तब भी है, क्योंकि ये चैप्टर आप फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, इससे हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट, अब ऑब्वियसली आप घर पे बैठ के रॉकेट तो बनाओगे नहीं, ठीक है, बट स्टिल दिस इज द GSLV Mark 3। अब जब भी आप कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, तो ये जो साथ में बूस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या हैं? दिस आर फ्यूल। ठीक है, फ्यूल बूस्टर्स है ना ये। तो इनमें फ्यूल रखा गया है कि जो रॉकेट को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से फ्यूल जलेगा और गैसेस बड़े हाई स्पीड से बाहर निकलेंगी, जिससे कि एक अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट जिसको आप बोलते हैं, थ्रस्ट डेवलप होगा। नाउ दिस थ्रस्ट कैरीज द रॉकेट अपवर्ड्स। ठीक है, तो फाइनली ये बूस्टर गिर जाएगा, थोड़ी देर बाद जब ये खाली हो जाएगा ये भी गिर जाएगा, ये बड़ा जो बूस्टर है ये भी गिर जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपका जो मेन पार्ट है सैटेलाइट का वो पहुंच जाएगा आउटर एटमॉस्फेयर में। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या यूज़ है कि आप जब भी अब रॉकेट लॉन्च करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले थोड़ा सा फ्यूल डाला, फिर रॉकेट को छोड़ा, नहीं गया ऊपर, गिर गया, फिर आपने अगली बार थोड़ा और फ्यूल डाला। तो जो फ्यूल कितना ऐड करना है, ठीक है, कि आपका जो रॉकेट है उसका वेट कितना है, उस वेट को उस हाइट तक लेके जाने के लिए, उस डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए कितना फ्यूल लगेगा, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये थर्मोडायनेमिक्स में होती है कि एक फ्यूल जो भी आपने यूज़ कर रहे हो वो उसका 1 मोल अगर बर्न करते हैं तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है, उससे कितनी गैसेस निकलेंगी, उन गैसेस का जो थ्रस्ट बनेगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना थर्मोडायनेमिक्स यूज़ किए आप पता लगा ही नहीं सकते कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल, कितना फ्यूल हमारे पास होना चाहिए अगर इतने वेट के रॉकेट को लिफ्ट करना है। सेकंड, अब ये तो बड़ा हाई टेक यूज़ हो गया, ठीक है, जिसको आप डे टू डे लाइफ में तो ऑब्वियस सी बात है रॉकेट लॉन्च नहीं करेंगे, पर दिस इज़ अ सिंपल कप ऑफ हॉट टी या कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कप में ये जो धीरे धीरे ये टाइम के साथ ठंडा हो जाएगा, गर्म कॉफ़ी है, थोड़ी देर के बाद आओगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और देर के बाद आओगे तो और ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हीट का या आप बोल सकते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, जो हॉट कॉफ़ीज़ की एनर्जी बाहर निकल जा रही है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है कॉफ़ी और सराउंडिंग्स के बीच में, ये भी थर्मोडायनेमिक्स है कि कितनी जल्दी कॉफ़ी ठंडी होगी, किस तरह के कप में रखोगे तो जल्दी ठंडी होगी, अगर इसको हम थोड़ा कवर करके रखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कप का मटेरियल चेंज कर देंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। थर्ड, यहाँ पर दिस इज अ इंटरनल कंबशन इंजन, ICE। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जब भी आप गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी देख लो आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात अगर हम ना करें तो, ठीक है, तो किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन में हम फ्यूल स्प्रे करते हैं। ठीक है, फ्यूल स्प्रे करेंगे, यहाँ से ये पिस्टन है, ये ऊपर मूव कर रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये यहाँ पर जो एयर होगी उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके एयर बहुत गर्म हो जाएगी। जब आप फ्यूल स्प्रे करेंगे वो फ्यूल गर्म एयर के साथ मिक्स होगा और एकदम से आग पकड़ेगा, तो यहाँ पर कंबशन होगा। कंबशन से जो गैसेस बनेंगी उन गैसेस का प्रेशर लगेगा, प्रेशर इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगा, तो वापस पिस्टन नीचे जाएगा, नीचे जाके इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो ये क्रैंकशाफ्ट है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल आपने फ्यूल सप्लाई किया, फ्यूल के अंदर क्या थी,
फ्यूल के अंदर थी केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी के कंबशन से, जलने से क्या रिलीज हुई? हीट रिलीज हुई। उस हीट से जो प्रेशर बना, गैसेस से जो प्रेशर बना, उस प्रेशर को आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है, जिससे कि इंजन आपका चल रहा है। तो फ्यूल में थी केमिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में कंबशन के थ्रू, और हीट से हमने इस पिस्टन को मूव कराया जिससे कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उस मैकेनिकल एनर्जी से आपकी गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एवरीडे यूज़ है। तो अगर आप नई नई गाड़ियाँ डिज़ाइन करना चाहते हैं, एक अच्छा इंजन डिज़ाइन करना चाहते हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, मतलब उसकी माइलेज बहुत अच्छी हो, तो अच्छी माइलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि नॉर्मली जो आप आज की डेट में गाड़ियाँ यूज़ करते हो उनकी एफिशिएंसी 30% के आसपास है। मतलब उस फ्यूल में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसका 70% वेस्ट होता है, सिर्फ 30% ही आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हो, तो इसीलिए माइलेज कम है। अगर आप किसी तरह से उसकी थर्मोडायनेमिक्स को, ये जो हीट लॉस हो रहा है 70% का जो लॉस है, उसको रिड्यूस करके एफिशिएंसी बढ़ा सकेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ बेटर माइलेज, ठीक है। तो उसके लिए आपको 100 सीसी की बाइक नहीं लेनी पड़ेगी। स्टिल फ्रॉम अ 600 सीसी और अ बिगर बाइक यू कैन हैव अ बेटर माइलेज, ठीक है। देन एसी की बात करते हैं। घर में एसी है, रेफ्रिजरेटर है, हीटर्स हैं, ये सारे के सारे क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनका डिज़ाइन कैसे किया जाए, इनकी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इट्स ऑल थर्मोडायनेमिक्स। देन नाउ इट्स अ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो चाहे थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, पावर प्लांट की जो डिज़ाइनिंग है वो भी थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है। तो पावर प्लांट में अगर आपको काम करना है, जाना है, समझना है कि कैसे ये वर्क करता है, यू हैव टू नो थर्मोडायनेमिक्स। तो साइंस में कहीं भी जाना है, यू हैव टू नो थर्मोडायनेमिक्स। फिर मोबाइल्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो मोबाइल्स पे आपने देखा होगा काफ़ी देर तक अगर हम मोबाइल यूज़ करते रहें वो हीटअप हो जाते हैं। लैपटॉप आप काफ़ी हैवी टास्क कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, उसके ऊपर तो काफ़ी हीटअप होगा। तो लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर इस तरह का फ़ैन लगा होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? पतली पतली फिन्स हैं। ये फिन्स क्या करती हैं कि जो प्रोसेसर हीटअप होता है, जब बहुत ज़्यादा कोई हैवी टास्क आपका लैपटॉप कर रहा है या कंप्यूटर कर रहा है, तो बड़ी हीट जनरेट होती है, वो गर्म हो जाता है। उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि जितना प्रोसेसर गर्म हो जाएगा उतनी ही उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए तो फ़ैन लगा होता है। तो गर्म होने पे कंप्यूटर क्या होता है? हैंग करता है, स्लो हो जाता है। तो जितना वो ठंडा रहेगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो उसको ठंडा रखने के लिए ये उसके ऊपर फिन्स लगाई जाती हैं, ठीक है। ये बड़ा हाईली कंडक्टिंग मेटल शीट्स होती हैं जो हीट को जल्दी जल्दी से कंडक्ट करके बाहर निकाल देती हैं। तो ये भी सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आपके मोबाइल के अंदर की जो हीट डिसिपेशन है वो बहुत अच्छी है तो आपका मोबाइल ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो मोबाइल्स में, लैपटॉप में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर जहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, आप खाना खा रहे हो, उनसे एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट इज़ ऑल स्टडीड अंडर थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम इसको समराइज़ करें कि थर्मोडायनेमिक्स रियलिटी में है क्या, तो डेफिनेशन इसकी मल्टीपल हो सकते हैं। डिफरेंट बुक्स यू कैन फॉलो, और डिफरेंट बुक्स में दे विल बी डिफरेंट डेफिनेशंस। तो उससे मतलब नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को याद करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द ओवरऑल मीनिंग, एक जनरल मीनिंग क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर। एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है, उसको आपको समझना है। एनर्जी जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज, आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप हीट कर रहे हो, तो हीट करने पे इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी कम होगी, ठीक है। ये हीट अंदर जाके इस सिस्टम में जाके किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में ही आती है। तो इट्स अ स्टडी ऑफ एनर्जी एंड द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद
मैटर। ओके, अब स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्कोप का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स को हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं। जो देखो, जनरल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पर एक ओवरऑल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेफ्रिजरेटर, एसी, रॉकेट्स वगैरह में ही यूज़ करेंगे। एक जनरल बात करें तो जनरल स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहला क्या है, टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। देखो, फिजिबिलिटी मीन्स सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री जिसमें ए और बी दो चीज़ों को मिक्स करके आप सी बनाना चाहते हो। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जिसके रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो ए प्लस बी से आप सी बनाना चाह रहे हैं। पर पॉइंट ये कि क्या ए और बी सी बनाते हैं? तो चलो मान लिया आपको पता है कि हाँ ये सी बनाते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये कि फैक्ट्री में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि ये सी बनाते हैं, ये भी ज़रूरी है क्या ए और बी से सी बनाना इकोनॉमिकल है, सस्ता है। क्योंकि अगर बहुत महंगा होगा तो वो चीज़ बहुत कॉस्टली होगी, तो एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये दो चीज़ें मिलके सी बनाएंगे, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है। तो ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है कि वो रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बताती है। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि हाँ ये रिएक्शन है, फिजिबल है। सेकंड, अब आपको ये पता करना है कि ठीक है, अगर ये फिजिबल है तो मुझे इसमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या इस प्रोसेस से क्या एनर्जी रिलीज होती है, कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है, या एंडोथर्मिक है जिसमें हीट गेन होती है। तो व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस, कि जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या एनर्जी चेंज होती है उसमें, वो सारे थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट करेंगे। देन ये रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे तो नहीं पहुंच जाएगा कि थोड़ा सा हुआ फिर रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो कितना दूर ये रिएक्शन जाएगा, कहाँ तक जाएगा। मान लो हो सकता है कि 90% होके रिएक्शन रुक जाए, हो सकता है 10% आगे जाके ही रिएक्शन रुक जाए। तो अगर 10% आगे जाके रिएक्शन रुक गया तो ए और बी तो वैसे ही पड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो ये पता करना कि ठीक है रिएक्शन होता भी है, उसके एनर्जी चेंजेस भी हमें पता है, पर कितना दूर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, द एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, तो ये भी आपको थर्मोडायनेमिक्स ही बताएगी। ठीक है, तो आई थिंक स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट, जब बेनिफिट्स हैं किसी चीज़ के तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात, ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई होता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ग्लास में आपके पास यहाँ पे पानी दिया गया है। अब इसको अगर हम कुछ हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, अगर आप हीट प्रोवाइड करें, लेट अस से मैंने इसको 100 जूल हीट प्रोवाइड की। अब इस 100 जूल हीट को एक एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा ना, सबको थोड़ी 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 हीट मिलेगी। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि एक एक मॉलिक्यूल को कितना पार्ट मिला, कि 100 जूल ऐसा तो है नहीं कि सभी को बराबर मिलेगी। हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा हीट मिली, कुछ को कम हीट मिली। तो ये 100 जूल मॉलिक्यूल्स में जाके किस तरह से डिवाइड हुआ, किसको कितना मिला, ये हम बता सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हीट किस तरह से या एनर्जी किसको कितनी मिली, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये हम नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि हाँ, अगर वाटर की इनिशियल एनर्जी E थी तो 100 जूल एनर्जी देने के बाद अब उसकी एनर्जी E प्लस 100 हो गई। जैसे मान लो आपके पास इनिशियली 200 रुपीज़ थे, मैंने अगर आपको 500 रुपीज़ दे दिए तो अब आपके पास 700 हो गए। ठीक है, तो हम ये बताते हैं कि वाटर एज अ होल जितना भी था ये, ठीक है, इसको पूरे को एज अ बल्क सिस्टम लो, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एज अ बल्क इसकी एनर्जी E थी, 100 आपने सप्लाई की, तो अब इसकी एनर्जी E प्लस 100 हो गई। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में कितना एनर्जी गेन हुआ? 100। माइक्रोस्कोपिकली एक एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी मिली है, दैट वी कैन नॉट से। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इट अप्लाइज ओनली टू द मैक्रोस्कोपिक या मैटर इन
बल्क। सेकंड, अब ये तो बता देगा कि हाँ A प्लस बी गिव्स यू सी, ये रिएक्शन होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स ने बोल दिया कि ठीक है होता है। जैसे आपको मैं बोलूँ कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, ये रिएक्शन तो आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनाते हैं। पर कभी भी किसी के सिर पे पानी की बूंदें तो नहीं गिरती रूम में बैठे बैठे। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस थोड़ी बहुत तो है, ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों मिलके वाटर बनाने लग जाएं रूम टेम्परेचर पे, तो धीरे धीरे पानी की बूंदें गिरती रहेंगी सबके सिर पे। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मे बी बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। हो सकता है कि इस रिएक्शन को होने में 1 साल लग जाए, 1 महीना लग जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स ये तो बोल देता है कि हाँ भी हो जाएगा, पर कितना फास्ट होगा, ठीक है। जैसे आपको कोई काम बताया जाए कि ये असाइनमेंट है, आपको ये करके लानी है, तो आपने बोल दिया ठीक है सर हो जाएगी। अब आपने ये नहीं बताया कि कब तक होगी। हो जाएगी, अब ये कल तक भी हो सकती है, ये अगले साल भी हो सकती है, ये 5 साल में भी हो सकती है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ फिजिबिलिटी बताता है, इट कैनॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, या उसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो डजंट टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो ये इसकी 2 मेजर लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू प्रोसीड। हाउ टू प्रोसीड का मतलब है कि ठीक है हमने समझ लिया कि थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब पॉइंट है करना क्या है। सपोज यू वांट टू स्टडी, किसी चीज़ को आपको स्टडी करना है, थर्मोडायनेमिक्स उस पर अप्लाई करनी है, तो हमें क्या चाहिए? हमें पहले कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिस पे हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। किस पे करोगे? मान लो आपके पास एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एनर्जी चेंजेस आपने स्टडी करने कि हाँ इसकी कितनी एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है। तो किसके एनर्जी चेंजेस स्टडी करने हैं पहले ये पता होना चाहिए। या इसकी जगह कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पर इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है। आप बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने पे इस गैस की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होंगी, कितनी एनर्जी इस गैस से सिस्टम को मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ आवर सिस्टम, ठीक है। तो जिसको हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि आपके रूम में प्रेजेंटली आपका लैपटॉप होगा, सामने मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके एनर्जी चेंजेस को आप स्टडी करना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस कि सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होते हैं। देखो, द एंटायर यूनिवर्स में एक चीज़ उठा के आप स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है, कि पूरे यूनिवर्स में मान लो आपके सामने बस एक जो आपका कंप्यूटर है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी हीट में लूज कर रहा है, उसको आप स्टडी करना चाह रहे हो। तो जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड इज कॉल्ड सिस्टम, कि हाँ हमने इसको स्टडी करना है। अब यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको स्टडी करना तो सिस्टम हो गया। हाउ डू यू नो कि सिस्टम कहाँ तक है, ठीक है। लेट अस से दिस इज यूनिवर्स। इतना छोटा तो नहीं होगा पर चलो मान लो, एजम्पशन तो कुछ भी हो सकती है। अब इस यूनिवर्स में ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको आप स्टडी कर रहे हो। तो जिसको स्टडी कर रहे हो ये हो गया सिस्टम। बाकी का जो भी आस पड़ोस का बचा पूरा पूरा यूनिवर्स मिला के दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग्स, ठीक है। कि सिस्टम के आसपास का जो भी है वो सराउंडिंग है। अब मतलब आप अपने रूम में बैठ के किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टडी कर रहे हो और यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर कुछ हुआ सराउंडिंग्स, तो वो सराउंडिंग में कुछ हुआ उससे इस सिस्टम पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स को हम सराउंडिंग बोल देते हैं, दैट इज़ ओके। पर रियलिटी में जब हम सराउंडिंग बोलते हैं उसका मतलब वो होता है जो इमीडिएट आस पड़ोस का एरिया होता है, ठीक है। जो इमीडिएट नेबरहुड है जिसमें चेंजेस करने से आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अब आपके रूम का जो भी टेम्परेचर है,
ठीक है, आप अपने रूम को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, दिस इज योर रूम, इसको आप स्टडी कर रहे हो कि इसमें, ठीक है, इसका भी टेम्परेचर इतना है, बाहर एकदम से मौसम चेंज हो जाए, भारी बारिश स्टार्ट हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि रूम का टेम्परेचर गिरेगा, या बाहर धूप बहुत तेज़ हो जाए, ठीक है, बहुत ब्राइट डे है, तो ऑब्वियस सी बात है रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो रूम आपका सिस्टम है, पर इस सिस्टम में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो इसकी सराउंडिंग की वजह से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग का जनरली मतलब ये होगा इमीडिएट आसपास की जो नेबरहुड है, जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न्ड है। बाकी बोलने को तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स सराउंडिंग है। फिर थर्ड बात करते हैं बाउंड्री की। अब हमें कैसे पता लगा अभी कहाँ तक सिस्टम है और कहाँ से सराउंडिंग स्टार्ट हो रही है? तो यू हैव टू डिफाइन ना कि यहाँ तक ये बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर वाला सिस्टम है और इसके बाहर वाला सराउंडिंग है, ठीक है। जैसे कि अब बाउंड्री बोलना तो आसान है, पर डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कभी कभी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, बकेट में हमने पानी ले लिया। अब मान लो मैं पानी का सिर्फ इतना सा ही पार्ट स्टडी करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर रीजन, तो ये मेरा सिस्टम हो गया। अब ये जो पार्ट है इसकी कोई प्रॉपर बाउंड्री तो है नहीं, रिजिड बाउंड्री नहीं है, ये इमेजिनरी बाउंड्री मैंने मानी है कि हाँ ये मुझे स्टडी करना है, तो बाउंड्री आपने डिफाइन कर दी। अब इसके बाहर वाला ये वाला जो पानी है ये सराउंडिंग है, ये वाला पानी भी सराउंडिंग है, ठीक है। तो ये एक पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंडली हो सकता था कि आप ये बोलते कि हाँ जो पूरा का पूरा पानी है ये सिस्टम है, तो बकेट का ये जो आउटर पार्ट है ये आपकी बाउंड्री को डिफाइन करेगा। तो तीन तरफ से तो बकेट है, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ऊपर एक इमेजिनरी बाउंड्री आ जाएगी। तो बाउंड्री क्या होती है? एनीथिंग दैट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि बाउंड्री के अंदर वाला सिस्टम होगा और बाहर वाला सराउंडिंग होगा। तो बाउंड्री को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाउंड्री का नहीं पता तो सिस्टम कहाँ तक है और सराउंडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है इसका कोई आइडिया हमें नहीं होगा। अब बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती है? बाउंड्री रियल भी हो सकती है, जैसे अगर आप बकेट के ये साइड्स ले लो तो ये तो रियल है, ठीक है, और ऊपर से जो मैंने कवर एक एज्यूम किया कि हाँ यहाँ तक बाउंड्री है, तो ये तो इमेजिनरी है ना, रियलिटी में यहाँ को ढक्कन टाइप का तो लगा नहीं हुआ। तो रियल भी हो सकती है बाउंड्री, इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ये इमेजिनरी बाउंड्री एज्यूम की थी, तो रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, रिजिड हो सकती है। जैसे बकेट की जो वॉल है वो रिजिड है, पर बलून अगर आप ले लोगे, बलून तो एक्सपैंड हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, तो बलून की जो ये जो वॉल है, आउटर एरिया है, ये रिजिड तो नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो ये जो बाउंड्री है ये रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ठीक है, डायाथर्मल भी हो सकती है जो हीट को कंडक्ट कर दे, और एडियाबैटिक भी हो सकती है जिसके थ्रू हीट बाहर ना जाए, ठीक है। जैसे कि अंदर अगर हम मान लीजिए थर्मस फ्लास्क की बात करते हैं, ठीक है, थर्मस फ्लास्क के अंदर जो भी आपने रखा हुआ है उसका टेम्परेचर डाउन नहीं जाता, बढ़ता भी नहीं है, मतलब अंदर से हीट बाहर नहीं जाती। तो मतलब ये जो बाउंड्री हुई ये हीट को अंदर बाहर नहीं जाने दे रही, तो ये एक एडियाबैटिक बोलते हैं इसको। और अगर ये नॉर्मल कंटेनर होता मेटल का तो धीरे धीरे अंदर की हीट बाहर चली जाती, ठंडा हो जाता, ठीक है। तो जो वॉल या जो बाउंड्री हीट को अंदर बाहर जाने देती है दैट इज़ कॉल्ड डायाथर्मल, और जो नहीं जाने देती दैट इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक। तो बाउंड्री रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, डायाथर्मल और एडियाबैटिक। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि सिस्टम में भी हमारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसा है? जैसे कि कप ऑफ कॉफ़ी ले लेते हैं हम, ठीक है, तो कप ऑफ कॉफ़ी में क्या है, धीरे धीरे इसके वेपर्स, क्योंकि हॉट है तो वेपर्स भी बाहर जा रहे हैं, वेपर बाहर निकल रहे हैं तो इसका मास बाहर जा रहा है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मास का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब या तो मास बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, मतलब मास का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ओपन में मास का एक्सचेंज होता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। अब ये जो कप है इसमें रखी कॉफ़ी है धीरे धीरे ठंडी होगी, ठंडी होने का मतलब है कि इसकी एनर्जी बाहर जा रही है, तो
सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज भी है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ठीक है, हमारी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है ना। बाहर अगर बहुत ठंड है और आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको वो ठंड लगती है। ठंड लगने का मतलब कि हमारी बॉडी अपनी हीट को लूज़ करती है, तो हमारी बॉडी एनर्जी तो एक्सचेंज कर रही है। और जब बाहर गर्मी होती है, आपको पसीना आता है, तो पसीना आता है तो क्या होता है, मास एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, बॉडी का जो मॉइस्चर है वो स्वेट की फॉर्म में बाहर आता है और वो इवेपोरेट होता है, तो मास भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है, अब इस कॉफ़ी के कप को अगर ऊपर ढक दिया जाए, ढकने से क्या है, ना बाहर से कोई मास अंदर आ सकता है ना अंदर का बाहर जा सकता है, क्योंकि सारी जगह से बंद कर दिया इसको। अब मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, पर ठंडा तो अभी भी हो जाएगी ना। कप को अगर आप ढक के भी रखते हो, स्टिल थोड़ी देर में कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। देन आइसोलेटेड का मतलब है ना तो मास एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी। जैसे कि थर्मस फ्लास्क, आइडियल एग्जांपल तो नहीं है पर ठीक है, नियर टू आइडियल आप बोल सकते हैं कि थर्मस में रखे हो आप जो गर्म पानी है या कॉफ़ी है, ना तो उसका मास बढ़ेगा कम होगा, ना वो गर्म होगी या ठंडी होगी। ठीक है, तो ना एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है ना मास एक्सचेंज अलाउड है। तो ये हो गए 3 टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इस पे क्विकली कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी में आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन कप ऑफ टी है कि क्लोज है। अगर ओपन कप ऑफ टी है तो ये ओपन सिस्टम हो गया। ह्यूमन बॉडी एक ओपन सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन का मास तो बढ़ता नहीं है ना, कि पता लगा 2 साल पुराना मोबाइल है यार, 20 ग्राम भारी हो गया या हल्का हो गया, आधा रह गया मास इसका। तो मोबाइल फ़ोन का मास तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, पर मोबाइल फ़ोन हीट तो एक्सचेंज करता है। जब आप ऑपरेट करते हो वो हीटअप होता है, चार्जिंग कर रहे हो हीटअप हो रहा है। ठीक है, तो इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम। लैपटॉप की बात करें तो ये लैपटॉप भी एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिफाइनिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, जब भी हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम समझ आ गया ना आपको, जिसमें ना तो मास एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, मतलब उसका ना तो मास चेंज हो रहा है ना एनर्जी। तो ये दीवार है इसकी, इससे ना एनर्जी बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती है, ना मास अंदर बाहर जाएगा। ये आपका सिस्टम है। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। मतलब इसका अगर ये अंदर गैस है, गैस का अगर प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, उसकी डेंसिटी, उसकी कोई और प्रॉपर्टी, तो इसकी जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना, मतलब बल्क में ऑब्जर्व करने वाली, प्रेशर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल पार्टिकल का प्रेशर नहीं होता, बल्क का प्रेशर होता है। वैसे ही इंडिविजुअल पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं होता, बल्क का टेम्परेचर होता है। ठीक है, वैसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम इग्नोर करते हैं, पर बल्क में तो वॉल्यूम लेते हैं ना। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, डेंसिटी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जब किसी भी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कि मतलब अभी आप आए तो वो प्रॉपर्टीज़ की कुछ वैल्यू थी, मान लो P1, T1, V1, N1, आप 4 दिन के बाद आए तब भी प्रॉपर्टीज़ की वही वैल्यू है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इक्विलिब्रियम फर्दर मेनली 3 टाइप के डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। ठीक है, कि एक बॉडी है, मान लो इधर भी 10 फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं,
ऊपर की तरफ भी 10 न्यूटन की फोर्स है, नीचे भी 10 न्यूटन की फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या है? 0। तो जब नेट फोर्स बॉडी पे 0 होती है दैट इज कॉल्ड कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, या ऐसा एग्जांपल ले लो, यहाँ पर गैस A है, यहाँ पर गैस B है, और ये बीच में जो पिस्टन है ना ये मूवेबल है, ये लेफ्ट राइट जा सकता है। अब अगर A का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन इधर जाएगा, अगर B का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन लेफ्ट में जाएगा। अगर दोनों तरफ के प्रेशर बराबर आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो आ ही जाएंगे ना, किसी एक का प्रेशर ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, तो पिस्टन लेफ्ट राइट मूव करके किसी ऐसी जगह पर रुक जाएगा जब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाए। तो जब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो गया तब भी आप यही बोलेंगे कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो चाहे फोर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करो या प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो। ओके, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्लियर है। नेक्स्ट इज मटेरियल और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मटेरियल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का भी बेसिकली मतलब वही है कि जब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती है, मतलब केमिकली वो चेंज नहीं हो रहा, अभी जैसा था उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद केमिकल कॉम्पोजिशन वही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही हैं, मटेरियल वही है। ठीक है, तो जब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर बात आती है थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा है जैसे कि, या चलो सिंपल रॉड का एग्जांपल देते हैं। अगर एक रॉड ले हम इसको एक तरफ हीट करना स्टार्ट करें, ठीक है, मेटल की रॉड है, ये लोहे की रॉड है, एक तरफ हीट करना स्टार्ट करें, मान लो ये टेम्परेचर हमने इस एंड का 70 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, फिर हीट करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, क्या ये अच्छा, और दूसरा एंड जो था वो स्टार्टिंग में 25 डिग्री सेल्सियस पे था क्योंकि रूम टेम्परेचर है, तो क्या आधे घंटे बाद आओगे तब भी यहाँ का टेम्परेचर 70 और यहाँ का 25 रहेगा? नहीं, धीरे धीरे जो हीट है वो रॉड में राइट साइड फ्लो करती जाएगी, तो ये एंड भी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये टेम्परेचर कम होगा और ये वाला टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक कि पूरी रॉड एक टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। तो जब पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो, मतलब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है कि सिस्टम का आप बोलो कि हाँ यार ये वाला एंड हाई टेम्परेचर पे और ये वाला एंड लो पे है, क्योंकि जब भी एक एंड हाई टेम्परेचर पे और एक साइड लो टेम्परेचर पे होगी दोनों के बीच में हीट फ्लो होगी ताकि टेम्परेचर बराबर किए जा सकें। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब नेट फोर्स 0 हो, केमिकल इक्विलिब्रियम जब केमिकल कॉम्पोजिशन या उसकी जो कंसंट्रेशंस वगैरह हैं सब बराबर हैं, अब वो चेंज नहीं हो रही, जिसकी कंसंट्रेशन जितनी है वो उतनी रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, वो आगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ही केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एंटायर चैप्टर है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए कि इस एंड का टेम्परेचर कम है यहाँ का ज़्यादा है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी डेफिनेशन में, जनरली स्पीकिंग आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये 3 जो इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल, मटेरियल और थर्मल, ये तीनों इक्विलिब्रियम जब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कब? जब ये तीनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के हुए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट क्या होती है? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कभी कभी आपकी स्टेट कैसी होती है कि बड़े खुश होते हैं, कभी मूड ख़राब होता है, ठीक है, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ठीक है, हमारी इमोशनल स्टेट क्या है, वो किससे पता लगता है? अब आपसे इमोशनल स्टेट पूछा जाए तो बेसिकली यही होगा कि यार बहुत उदास लग रहा है, तो इमोशनल स्टेट अच्छी नहीं है। उदास कैसे लग रहा है? कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी आपकी जिनसे आप डिफाइन करोगे कि हाँ ये एटलीस्ट अभी उसका मूड ख़राब है।
अगर बहुत खुश है तब भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि देखो ये स्माइल कर रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, चिढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख के हम बताते हैं कि स्टेट ऑफ अ पर्सन कैसी है। वैसे ही जब आप सिस्टम की बात करते हो तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करती हैं कि सिस्टम किस स्टेट में है। समझ आया कि सिस्टम अभी कैसा है। अभी कैसा है ये तो ऐसे नहीं बोलोगे यार अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि हाँ सिस्टम देखो बहुत खुश है, सिस्टम बहुत उदास है। तो सिस्टम को डिफाइन करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं। आपके पास अगर एक कंटेनर में गैस दे दी जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताओ कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ दिस गैसियस सिस्टम, तो आप क्या करोगे। आप बताओगे इसका प्रेशर इतना है, आप बताओगे इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसमें इतने नंबर ऑफ मोल हैं, ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो अगर आप इस गैसियस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ नंबर ऑफ मोल डिफाइन कर देते हैं तो मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा इतने सी कंटेनर की वॉल्यूम है, उसमें इतनी गैस रखी है, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, तो दैट इज़ सफिशिएंट। ये 4 प्रॉपर्टीज़ बताना जनरली सफिशिएंट होता है, जनरली एक आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। गैस स्टेट में तो ये पढ़ा है ना आपने कि आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होती हैं। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है? इट इज़ द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट एंड इट कैन बी डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करके हम स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन करते हैं। तो अब बात आती है कि वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, ठीक है। उससे पहले ये लिख लो कि वेरिएबल्स, ये तो साथ साथ आपको नोट डाउन करना ही है जो डेफिनेशन है। नेक्स्ट, वेरिएबल्स डिफाइनिंग अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं, ये मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरिएबल्स डिफाइनिंग अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको 2 तरह क्लासीफाई किया जाता है, मतलब 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। वन स्टेट फंक्शन एंड अदर इज पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होती है? अब जब आपसे कहा जाए कि स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, तो स्टेट चेंज को हम कैसे बोलेंगे कि ये जो गैसेस सिस्टम हमने ऊपर डिफाइन किया, ये इनिशियली P1, V1, T1 नंबर ऑफ मोल n थे, इससे चेंज हो गया। मान लो मैंने इसको हीट दे दी या इससे हीट निकाल ली, कुछ किया, ठीक है, कुछ प्रोसेस हमने इसके ऊपर किया। अब वो कंप्रेशन था, वो एक्सपेंशन करवाई इसको कुछ भी किया, तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करने के बाद अब नया प्रेशर P2 हो गया है, मान लो नई वॉल्यूम V2 हो गई है, टेम्परेचर मान लेते हैं पुराना ही है अभी भी, नंबर ऑफ मोल उतने ही हैं। अब देखो 4 पैरामीटर्स में से 2 तो चेंज हो गए ना। अगर 2 की बजाय 1 भी चेंज हो तब भी क्या होगा? सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। पर अगर एक ही पैरामीटर चेंज होगा तो ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं, क्योंकि PV = nRT। अगर सिर्फ प्रेशर में चेंज आएगा तो किसी और पैरामीटर में चेंज आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम दोनों यहाँ पर बदल रहे हैं। तो आप इसको ये बोलते हो कि सिस्टम इनिशियली स्टेट A में था, अब ये स्टेट B में चला गया है। तो जब भी इसकी कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हम बोलते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम बदल गई, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ का सेट इसको डिफाइन कर रहा था उनमें से एक प्रॉपर्टी बदल गई। तो एक प्रॉपर्टी बदल गई तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी बदल गई। कहाँ से कहाँ? A स्टेट से जा रहा है ये B स्टेट में, तो A को आप इनिशियल स्टेट बोल सकते हो और B को बोल सकते हो फाइनल स्टेट, ठीक है। इतना बात क्लियर है कि जहाँ से चले थे वो इनिशियल स्टेट थी और जहाँ पर पहुँच गए फाइनली वो फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट भी इक्विलिब्रियम में थी, B भी अपने आप में इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक में हम इक्विलिब्रियम सिस्टम को ही स्टडी करते हैं। अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम उसके ऊपर थर्मोडायनेमिक के लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहाँ से आप चले थे वो भी अपने आप में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जहाँ पर आप चल के पहुँचे हैं वो भी अपने आप में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
तो इतना क्लियर है, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं कि ये स्टेट फंक्शन क्या होंगे और पाथ फंक्शंस क्या होंगे। देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टेट फंक्शन का मतलब है कि स्टेट से कुछ मतलब है उनको। तो स्टेट दो होती हैं, एक होती है इनिशियल स्टेट और एक होती है फाइनल स्टेट। तो ऐसे फंक्शंस या ऐसी प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जस्ट पहले नोट डाउन कर लो फिर समझ आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड not on the path followed to attain that state, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब स्टेट फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो इस पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या है। कैसे गए इससे मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आप अभी जहाँ पर भी बैठे हो अपनी सिटी, लेट अस से इट इज सिटी ए, और यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, या हो सकता है कि आप में से कुछ दिल्ली में बैठे हो, तो लेट अस से आप सिटी बी जा रहे हो, ठीक है। अब आप रेल से गए, बस से गए, बाय एयर गए, जैसे मर्जी किए गए, ए से बी का अगर डिस्प्लेसमेंट देखी जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, फिक्स रहेगी। तो आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, बाई एयर जाओ, पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ, कैसे भी जाओ, ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक गए। कैसे गए इससे मतलब नहीं है। डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जाते हैं तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा, सीधा जाते हैं तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा, ऐसे घूम के जाते हैं तो डिस्टेंस कुछ और होगा, ऐसे घूम के जाते हैं तो डिस्टेंस कुछ और होगा, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए ए और बी के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही वैल्यू आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इस पे डिपेंड नहीं करते कि आप किस पाथ से गए, वो डिपेंड करते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या है, ठीक है। इसमें एग्जांपल देख लो, U इट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, फिर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, H फॉर एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, G एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपको पता है, U, H और G हम धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अभी मेरे पास जो गैसेस सिस्टम था उसकी एनर्जी थी 200, अब उसको मैंने 300 एनर्जी सप्लाई की। अब 300 एनर्जी मैंने इसको कैसे सप्लाई की, मैं इसके नीचे कैंडल जला के इसको गर्म कर सकता हूँ तो एनर्जी दे सकता हूँ, ठीक है। या गैसेस सिस्टम छोड़ो, लेट अस से आपके पास एक बॉटल में पानी है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी 200 है, इसको 300 ऐड करना है। अब इस पानी में रॉड डाल के गर्म करके एनर्जी दे दो, इसको गैस पे रख के एनर्जी दे दो, इसको बाद धूप में रख के सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर दो, उससे गर्म कर लो, ठीक है, शेक करके करो, तो आपने कैसे भी करके 300 एनर्जी दे दी। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, 500। अगर मैं 200 में 300 एनर्जी ऐड करता हूँ तो 500 ही होगी ना। तो जो फाइनल एनर्जी है दैट इज़ 500। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो 300 मैंने कैसे दिया, मैंने कैंडल के ऊपर गर्म किया, गैस के ऊपर किया, रॉड डाल के किया, या सोलर हीटर में रख के किया, ठीक है। तो जो एनर्जी है दैट इज अ स्टेट फंक्शन, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, नॉट ऑन द पाथ थ्रू विच वी अचीव्ड दैट चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम भी, अब वॉल्यूम आपने कैसे बढ़ाई कैसे घटाई इससे फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल कितनी थी फाइनल कितनी थी, बस उस पर डिपेंड करता है कि डिफरेंस क्या है। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से आप 80 डिग्री लेके जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आप 20 से 0 कर लो पहले, 0 से फिर 80 कर लो। डेल्टा टी कितना है, 60 का ही है ना। आप 20 से 100 तक ले जाओ, फिर ठंडा करके 80 पे ले आओ, अब भी डेल्टा टी तो 60 का ही है डिफरेंस। तो टेम्परेचर चेंज हुआ कैसे ये रेलिवेंट नहीं है, कितना हुआ बस ये इंपॉर्टेंट है।
तो स्टेट फंक्शन क्लियर है। अब पाथ फंक्शन वो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो पाथ पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, इनको प्रॉपर्टीज नहीं बोलते, इनको क्वांटिटीज बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टिपिकल पॉइंट है। ये जनरली बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता कि पाथ फंक्शन जो है वो रियलिटी में प्रॉपर्टीज नहीं होती। ठीक है, इनको मेनली क्वांटिटीज बोलते हैं। तो क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन, अब अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत लिखना, उसमें देख लेना कि आपके क्लास में क्या लिखवाया गया है। ठीक है, तो क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय अ सिस्टम टू अचीव अ पर्टिकुलर स्टेट, टू अचीव अ पर्टिकुलर स्टेट या टू गो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। इसके एग्जाम्पल क्या है? वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। ठीक है, वर्क एक पाथ फंक्शन है। वर्क क्यों पाथ फंक्शन है ये आगे प्रूव भी करेंगे, पर आप ऐसे समझ लो कि आप अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, सीधा जाओगे, लॉन्ग रूट से जाओगे, किसी डिफरेंट रूट से जाओगे, तो तीनों रूट में क्या वर्क डन बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। या ज़्यादा चलोगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा थकोगे। ठीक है, ये एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। तो वर्क एक पाथ फंक्शन है। सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक जाने में भी अगर आप अलग अलग पाथ से जाते हैं तो वर्क डन डिफरेंट आता है। हीट भी एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, किस पाथ के थ्रू हीट दी जा रही है, हीट की वैल्यू जो है वो बदलती है। हीट कैपेसिटी एक पाथ फंक्शन है। तो याद रखना है ये 3 पाथ फंक्शन है, उसको छोड़ के जितने भी हैं वो सारी की सारी स्टेट फंक्शंस ही होंगे। तो याद करना बहुत इसको सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो हमने पढ़े, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को एक तो हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्लासिफाई किया। सेकंड इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लिख लो पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये 2 और फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिंपल है, वो प्रॉपर्टी विच डोंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, विच डोंट डिपेंड ऑन अमाउंट या बल्क ऑफ मैटर। ठीक है, दीज आर नॉन एडिटिव, दीज आर नॉन एडिटिव। देखो डोंट डिपेंड ऑन अमाउंट या बल्क ऑफ मैटर का एग्जाम्पल देख लो। जब भी आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव को डिफाइन करना है ना, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इंटेंसिव होगी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि अमाउंट बढ़ा दोगे घटा दोगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। एक्सटेंसिव विच डिपेंड ऑन कि अमाउंट कितना है, विच डिपेंड ऑन अमाउंट और बल्क ऑफ मैटर। ठीक है, दीज आर एडिटिव, इनको आप ऐड कर सकते हो कि अमाउंट डबल कर दिया तो प्रॉपर्टी भी डबल हो सकती है। इंटेंसिव का एग्जांपल क्या है, जैसे कि लेते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर में फिर से एक बकेट में पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब इतना पानी लिया मैंने, ये 2 लीटर पानी है, टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये अमाउंट हो गया ना मेरा। अमाउंट कितना है अभी? 2 लीटर, एक फिक्स अमाउंट है। फिक्स अमाउंट देखो, अमाउंट को चलो 2 लीटर नहीं है, आप किलो में ले लो। ठीक है, पॉइंट है कि अमाउंट फिक्स है, 2 लीटर का अमाउंट फिक्स होगा पानी का। अब अगर इस पर मैं 2 लीटर पानी और डाल दूँ, इसको 4 लीटर कर दूँ, तो क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। अगर ऐसे बढ़ने लगा तो धीरे धीरे बाल्टी में पानी डालते रहो जब तक बाल्टी भरेगी, पानी गर्म हो जाएगा और आप नहा लोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि पानी बढ़ाने पे बाल्टी को आधा खाली कर दो या आधी बाल्टी को भर दो, पानी का टेम्परेचर थोड़ा ना बढ़ता है। तो जो टेम्परेचर है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि पानी ज़्यादा है या कम है। इस पानी से आप एक चम्मच निकाल लोगे, ठीक है, तो चम्मच में जितना पानी होगा उसका भी टेम्परेचर 25 ही रहेगा। तो टेम्परेचर डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट और बल्क ऑफ मैटर। ठीक है, तो अमाउंट डबल होगा तो टेम्परेचर डबल नहीं होगा।
तो एडिटिव नहीं है ये, इसको ऐड नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी है, देन डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब एक बड़ा सा ड्रम लेके उसमें नमक ऐड कर दो, अब उसमें एक चम्मच निकाल के टेस्ट करो, वो भी उतना ही नमकीन होगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन भी वही है। और पूरा ग्लास निकाल के पी जाओगे तब भी वो उतना नमकीन निकलेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ाने से बढ़ता नहीं है। अमाउंट बढ़ाने का मतलब बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मत बोलना कि सॉल्यूट बढ़ा दिया या सॉल्वेंट बढ़ा दिया, ठीक है। 2 लीटर नमकीन पानी या 2 लीटर 1 मोलर कंसंट्रेशन या 10 लीटर 1 मोलर कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन तो 1 मोलर रहेगी, ठीक है। तो अमाउंट बढ़ाने से कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। डेंसिटी, पानी तालाब में हो या चम्मच में हो या ग्लास में हो, पानी की डेंसिटी फिक्स है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का छोटा सा पीस हो या ग्लास की बहुत बड़ी शीट हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी अमाउंट के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अमाउंट के साथ फिर चेंज होता क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी हैं? मास की बात करो, अब अगर अमाउंट डबल कर दोगे किसी चीज़ का तो मास भी डबल हो ही जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब अमाउंट डबल करोगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी, ठीक है। अगर एक मग में जो वॉल्यूम है एक और मग उसका ऐड कर दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना, जो भी आप पानी लिया आपने, जो भी लिया हुआ है। तो अमाउंट बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम भी बढ़ेगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी को ऐसे समझ लो कि मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइज़ का, 2 हैं पर्टिकुलर साइज़ के, इसको भी जलाया इसको भी जलाया, एक को जलाया तो x अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, दोनों को जलाऊंगा तो फिर 2x निकलेगी ना। तो अगर मैं डबल अमाउंट बर्न करता हूँ किसी भी फ्यूल का, मतलब 1 लीटर पेट्रोल जलाने से जो एनर्जी निकलती है 2 लीटर जलाने से डबल निकलेगी। तो जो एनर्जी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम U से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी भी अमाउंट के साथ बढ़ती है। एंथैल्पी, हीट निकल रही है तो एंथैल्पी भी अमाउंट के साथ बढ़ेगी। देन गिब्स एनर्जी, अभी याद कर लो फिर बाद में समझ आ जाएगा। गिब्स एनर्जी भी बढ़ती है, एंट्रोपी, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव हैं। अब इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम पर यूनिट मास कंसीडर करें, पर यूनिट मास का मतलब ये है कि मोलर, कोई भी प्रॉपर्टी अगर मोलर है, मोलर जहाँ लगा दिया वो इंटेंसिव हो गई। जैसे कि मोलर वॉल्यूम, देखो मोलर वॉल्यूम 1 मोल की वॉल्यूम होती है, 10 मोल की वॉल्यूम ज़्यादा होगी पर उसकी मोलर वॉल्यूम तो उतनी है ना, क्योंकि मोलर वॉल्यूम का मास आपने फिक्स कर दिया। जब मास किसी चीज़ का फिक्स कर दोगे तो अमाउंट डबल करने से क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी भी क्या है बेसिकली? इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मास है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी तो नहीं बढ़ती। तो जब किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे मोलर लगा लोगे वो इंटेंसिव हो जाएगी। तो लिखो मोलर वॉल्यूम, मोलर एनर्जी, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? होगी इंटेंसिव, ठीक है। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कोई दी हुई या एक्सटेंसिव है, इमेजिन करो कि जो आपके पास सिस्टम है उसको अगर हम डबल कर दें अमाउंट में या आधा कर दें तो क्या उस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ रहा है? अगर सिस्टम को अमाउंट में डबल या हाफ करने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव है, नहीं हो रही तो इंटेंसिव है, ठीक है। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है। अब इसमें ये आप लिख सकते हैं कि ऑल स्पेसिफिक एंड मोलर क्वांटिटीज, जहां पर भी वर्ड आ गया स्पेसिफिक या आ गया वर्ड मोलर, वो इंटेंसिव ही होती हैं वो सारी की सारी, ठीक है। या अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
को डिवाइड कर देते हैं मास से, तो पर यूनिट मास होगी वो, और जब वो यूनिट मास के लिए होगी तब वो इंटेंसिव होगी। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दो, दैट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर, हीट, वर्क, सम मोर फंडामेंटल थिंग्स एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी हैं, यू हैव टू गो थ्रू दिस अगेन और प्रॉपरली इनको याद करना है, क्योंकि इंटेंसिव एक्सटेंसिव पे क्वेश्चन आएगा। 4 प्रॉपर्टीज दी होंगी, पूछा होगा कि कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है। ठीक है।